धन्यवाद पुष्पा जी। आज की संगोष्ठी में उपस्थित महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पीयूष कुमार दास जी, मेरे आदरणीय मित्र प्रोफेसर अरुण होता जी, प्रोफेसर मनीषा झा जी, आपके महाविद्यालय के आईक्वेसी के जो संयोजक हैं डॉक्टर देवाशीष भौमिक जी, नैक के जो संयोजक हैं डॉक्टर चंदन राय जी, और जो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे संजीव झा जी, और हिंदी विभागाध्यक्ष पुष्पा जी, प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों, जो लोग भी उपस्थित हैं सुन रहे हैं, सबको अभिवादन। आप लोगों ने कई व्याख्यान सुन लिए। एक तो आपके संभवतः भौमिक जी का एक व्याख्यान था, होता जी को भी सुना आपने, मनीषा जी को भी सुना आपने, और बहुत विस्तार से समकालीन कविता और उसके कई पक्षों पर बातचीत हो गई है। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, अतिकाल हो रहा है, आप सब अपने अपने दूसरे कामों में लगना चाहते होंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, समकालीन कविता को लेकर बहुत तरह की धारणाएं रही हैं, कुछ भ्रम भी रहे हैं लोगों के मन में, और एक अजीब सी बात लगती है कि 60 वर्ष से अधिक का समय बीत गया और हम साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता जैसे पद से काम चलाते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि हिंदी में जब हम समकालीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो सांप्रतिक के अर्थ में नहीं होता है। हिंदी में समकालीन कविता का मतलब सांप्रतिक कविता नहीं है। सांप्रतिक बहुत मतलब एकदम स्पष्ट शब्द है, वो संप्रति के अर्थ में, एकदम जो आज का समकाल है उसके अर्थ में, जबकि हिंदी की समकालीन कविता एक बड़ा कालखंड घेरती है। और सही ये है कि साठोत्तरी और समकालीन दोनों इसके लिए पद इस्तेमाल किए जाते हैं, और सन 60 के बाद के कई आंदोलन है, उसमें कविता भी है, बीच में जिक्र आया था, उसमें जनवादी कविता है, ये सब मिलाकर समकालीन कविता का दौर बनता है। कविता समकालीन कविता से बाहर की चीज़ नहीं है, जनवादी कविता समकालीन कविता से बाहर की चीज़ नहीं है। ये वो सब सन 60 के बाद, नई कविता के बाद का जो कुछ भी है वो सब समकालीन के तहत आता है। ये बहुत स्पष्ट एक विभाजन है जहाँ से हमें देखना और समझना चाहिए। और वो बहुत दिनों तक साठोत्तरी चलता रहा, अब इसको समकालीन कहने में किसी को दिक्कत नहीं है। साठोत्तरी कहना एक सुरक्षित घेरा बनाता था कि 60 के बाद का, और फिर उसके तमाम नाम जो समय समय पर आए उनको शामिल कर लिया जाता था। तो शिक्षकों को ये नामकरण की समस्या रही है, तरह तरह के विचार आते रहे हैं, और नामकरण का ही मामला रहा कि कभी कविता कहा, कभी समकाल जनवादी कविता कहा, कभी नक्सलवाड़ी कविता, जो नक्सलवाड़ी की कोख से कविता पैदा हुई थी तो उस तरह की कविता का जिक्र आया। तो ये चीज़ें आती रही हैं। हिंदी में अज्ञेय भी समकालीन है, और जिसकी आज पहली कविता छपी है वह भी समकालीन है। यह आप चाहें तो इसे विडंबना की तरह देख सकते हैं, और चाहें तो इसे विस्तार की तरह देख सकते हैं। ये सही है कि समकालीन हिंदी कविता अज्ञेय से लेकर आज तक है। अज्ञेय प्रयोग बाद में भी आते हैं, अज्ञेय नई कविता में भी हैं, और अज्ञेय उसके बाद भी हैं। जब तक जीवित रहे लिखते रहेगा, और उनके बिना समकालीन कविता पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। मुक्तिबोध के बिना समकालीन कविता पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। जिक्र होता जी कर रहे थे, रघुवीर सहाय का भी संदर्भ लिया था उन्होंने। इन लोगों के, केदारनाथ सिंह के बिना समकालीन कविता पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। और बल्कि 80 के बाद की जो हिंदी कविता है उस पर बातचीत के लिए तो अनिवार्य नाम है केदारनाथ सिंह और रघुवीर सहाय, क्योंकि इन दोनों कवियों का गहरा प्रभाव 80 के बाद की हिंदी कविता पर है। इस पर बहुत सारे सर्वेक्षण हो चुके हैं, बहुत सारे अध्ययन हो चुके हैं, वो अपनी जगह है। तो ये जानना, एक चीज़ और विद्यार्थियों का जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कवियों को जानिए अलग अलग, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि समकालीन कविता जब हम कहते हैं तो इसमें कई वैचारिक सरणियाँ हैं,
कई विचारधाराओं के लोग इसमें एक साथ शामिल हैं। यानी कि एक साथ समकालीन कविता में मार्क्सवाद से अनुप्राणित कवि हैं, समकालीन कविता में लोहियावाद से अनुप्राणित कवि हैं। ये दो बहुत मेजर हिस्सा है। गांधीवाद से प्रभावित कवि हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जैसे लोग। ये और यह भी विद्यार्थियों और मित्रों याद रखना है कि एक समय रहा, यानी आज़ादी के तुरंत बाद के समय में पूरे भारत के साहित्य पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जितना गहरा असर रहा उतना किसी का नहीं रहा। आप भारत की किसी भाषा में जाइए, आपको समाजवादी मिल जाएंगे। समाजवादी माने लोहिया की विचारधारा वाले समाजवादी मिल जाएंगे। रघुवीर सहाय हिंदी में उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। धूमिल, विजय देव नारायण शाही, ये सब लोहियावाद के प्रतिनिधि हैं, वैचारिक प्रतिनिधि रहे हैं हिंदी में। वहीं मार्क्सवाद का भी एक बड़ा फलक है, उससे संबंधित लोग हैं। मुक्तिबोध बार बार आप पढ़ते हैं और आज तक के कवियों को आश्चर्य यह होता है कि बहुत सारे लोग रघुवीर सहाय को मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित अनुप्राणित कवि समझ लेते हैं, जबकि वो नहीं थे। वो अपने जीवन के अंत तक लोहियावाद से प्रभावित व्यक्ति रहे। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ बताना यह चाहता हूं, कहना यह चाहता हूं कि समकालीन हिंदी कविता किसी एक वैचारिक शरण की कविता नहीं है, किसी एक विचारधारा की फलश्रुति नहीं है। उसमें मार्क्सवादी भी हैं, लोहियावादी भी हैं, गांधीवादी भी हैं, कलावादी भी हैं, और बाद में जब विमर्श आते हैं तो स्त्री विमर्श से अनुप्राणित रचनाकार भी हैं, दलित विमर्श से यानी अम्बेडकर वादी विचारधारा से प्रभावित अनुप्राणित कवि भी हैं। आदिवासी विमर्श आता है, वहाँ पर एक बड़ी संख्या आती है आदिवासी विमर्श से कवियों की। तो ये तमाम, अब पिछड़ा विमर्श भी आ चुका है, आप सब जानते हैं, उसके कई सिद्धांतकार आ चुके हैं। तो अब ये सारी चीजें भी समकालीन कविता में आ गई हैं। यानी कि हिंदी की समकालीन कविता एक रैखिक कविता नहीं है। ऐसा नहीं है कि समकालीन कहते ही आपके शाह सफेद सब कुछ एक जैसा दिखने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक समय में रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, धूमिल थोड़े बाद में आ जाते हैं, विजय देव नारायण शाही, ये सब लिख रहे हैं एक साथ। अच्छी बात यह है कि समकालीन कविता में अलग अलग वैचारिक सरणियों से आए सभी कवि जिस एक बात पर फोकस करते हैं, जिस एक बात की रक्षा और निर्वाह की बात करते हैं, वह मनुष्यता है। मनुष्य में गहरा विश्वास है। सब चाहते हैं कि अंततः मनुष्यता की रक्षा हो। थोड़ा सा अंतर समझते चलिए समकालीन कविता में कि मार्क्सवादी और लोहियावादी जो राजनीतिक धाराएं हैं उनका भेद कहाँ है। जो मार्क्सवादी कवि आते हैं वो व्यवस्था के आमूल चूल परिवर्तन की बात करते हैं, और जो लोहियावादी कवि आते हैं वे लोकतंत्र के भीतर ही सुधार की बात करते हैं। कई बार बहुत सामान्य ढंग से देखने पर ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन गहरे उतरिएगा तो मुक्तिबोध और रघुवीर सहाय की कविता का फर्क समझ में आ जाता है वो समझ में। ये जब हिंदी में उस तरह स्त्री विमर्श नहीं आया था, तब रघुवीर सहाय ने लगभग 80 कविताएं लिखी स्त्री जीवन को लेकर। बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं, देखना चाहिए उन कविताओं को। केदारनाथ सिंह की जो स्त्री जीवन की कविताएं हैं उनको देखना चाहिए। वंचित जीवन की जो कविताएं केदारनाथ सिंह के वहाँ हैं, वंचित लोगों के बारे में सीधे नाम लेकर जो कविताएं हैं उनको देखना चाहिए। यानी कि जो पूरी संलग्नता है, जो पूरा लगाव है, जिसको आजकल की लोकप्रिय भाषा में कंसर्न कहते हैं, वो इन कवियों का बहुत स्पष्ट है, चाहे उनकी वैचारिक ट्रेनिंग किसी भी धारा में हुई हो। ये सभी दो तरह की चीजें आती हैं। एक वे कवि आते हैं जो लोक की ओर झुके हुए हैं, यानी कि जहाँ जो श्रमशील जनता और जो कह सकते हैं कि भारत का लोक पक्ष है उसकी बात करते हैं, केदारनाथ सिंह जैसे लोग। दूसरी तरफ शहरी जीवन की बात करने वाले, वहाँ की विडंबनाओं को रेखांकित करने वाले कवि आते हैं, रघुवीर सहाय जैसे लोग। तो ये सब फर्क समकालीन कविता में जानना चाहिए। समकालीन कविता के बारे में आलोचना की एक समस्या यह रही है कि प्रवृत्ति मूलक आलोचना नहीं रही।
यानी कि प्रवृत्तियों का रेखांकन, समकालीन कविता की प्रवृत्तियों का रेखांकन करने वाली आलोचना नहीं आई। वहाँ आलोचना आई, कवि केंद्रित आलोचना आई। बुरी चीज नहीं होती कवि केंद्रित आलोचना, बहुत महत्वपूर्ण है, वह भी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ प्रवृत्तियां भी अगर रेखांकित होती चलती तो बात ज्यादा बनती। और जो ग्रुपों में बटे लोग थे, वैचारिक अलग अलग सरणियों में बटे लोग थे, उन्होंने क्या किया कि जब बात करना शुरू की तो सिर्फ अपनी वैचारिक अवस्थिति वाले कवियों को सामने करना शुरू किया, उन्हीं पर फोकस करना शुरू किया। इससे बहुत सारे विभ्रम पैदा हुए, बहुत सारे दिक्कतें पैदा हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी जो पिछला 20-25 वर्ष गुजरा है उसमें बहुत सारे झाले मिट गए हैं और अब अज्ञेय और मुक्तिबोध को एक साथ उदारता से पढ़ने वाले, विश्लेषित करने वाले आ गए हैं। वरना हिंदी में एक ऐसा समय रहा कि जो अज्ञेय को पसंद करता था वो मुक्तिबोध को नहीं, जो मुक्तिबोध को पसंद करता था वो अज्ञेय को नहीं, ऐसी स्थिति बन गई थी। लेकिन ये सुखद है कि हम जिस समय में हैं उस समय में अज्ञेय और मुक्तिबोध एक दूसरे का प्रतिपक्ष नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ आकर के हिंदी कविता की परिधि का विस्तार करते हैं, उसके घनत्व का विस्तार करते हैं, उसका प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं नए ढंग से। एक बड़ी बात है, ये इसको रेखांकित किया जाना चाहिए कि विभेद भेद मिट गए हैं, सारी चीजें आई हैं। बहुत तरह के आलोचक आए हैं, बहुत मैं नामों की ओर नहीं जाऊंगा। आप यहाँ 2 लोगों को सुन चुके हैं। प्रोफेसर अरुण होता हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हैं। मनीषा जी लगातार अच्छी कविताएं लिख रही हैं, आलोचना लिख रही हैं। तो ये बातें हैं। अब मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ कि जब आप समकालीन कविता कहते हैं तो अक्सर होता है यह मित्रों कि लोग जो छंद में लिखी गई कविता है इसी दौर की उसको भूल जाते हैं। यह अवधि सिर्फ मुक्त छंद की कविता की अवधि नहीं है, इस अवधि में नवगीत भी है। वो भी आता है, नई कविता के साथ साथ आता है, लेकिन वो बाद तक चलता रहता है, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। जो नवगीतकार हैं, देवेंद्र कुमार बंगाली हो, चाहे उमाकांत मालवी हो, चाहे रमेश रंजक हो, शंभुनाथ सिंह हो, ये सब ठाकुर प्रसाद सिंह हो, ये लोग बाद में भी लिखते रहते हैं। गजल नाम की विधा हिंदी में आती है और बहुत विकास करती है। तो समकालीन कविता के दायरे में इन लोगों को भी लिया जाना चाहिए, इन पर भी विचार किया जाना चाहिए। समकालीन कविता की पूरी अवधि में ऐसा नहीं है कि 60 के बाद नए कवि आ गए। जैसा मैं कह रहा था कि अज्ञेय लिखते रहते हैं, मुक्तिबोध जब तक जीवित है लिख रहे हैं। सभी लोग जो हैं वो सप्तक के कवि जो भी जीवित रहे, वो जब तक जीवित रहे वो लगातार समकालीन कविता की इस अवधि में भी अपना लेखन करते रहे। तो ये सारी चीजें आती रही हिंदी कविता के बीच। ये जो चलता रहा, कई धाराएं, मैं कह रहा था कविता का दौर है, विद्रोही कविता का नाम दिया गया, ये तमाम चीजें आई। और ये जो विद्रोही कविता है और सारी चीजें और प्रगतिशील यथार्थ की जो धारा है, ये लगभग एक जैसी है। राजनीतिक कविताओं का मामला है, इनके साथ राजनीतिक दृष्टि का मामला है, तो मैं इस ओर ले जाना चाहता। मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों, नाम बहुतेरे हैं। हिंदी कविता की जो संभावनाएं हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है, मैं इस ओर आपकी दृष्टि ले जाना चाहता हूँ। क्या है संभावना? एक संभावना हम कह सकते हैं कि लगभग 1000 कवि इस समय हिंदी में लिख रहे हैं, उसमें 100 तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। लगातार हिंदी कविता पत्र पत्रिकाओं में छाई हुई है, सोशल मीडिया पर छाई हुई है। मतलब अगर आप एक नज़र डालें तो लगेगा कि एकदम कवितामय संसार है। हालांकि सबसे मुश्किल से कविता की किताबें छपती हैं, बावजूद इसके लोक में कविता भरी हुई है। हर जगह जो भी मीडिया है वहाँ कविता भरी हुई है। तो ऐसे देखिएगा तो लगेगा कि कविता का भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है। उज्जवल होना भी चाहिए, मैं भी मानता हूँ। लेकिन जिन कारणों से समकालीन कविता महत्वपूर्ण बनी रहेगी वो क्या है? वो है जन संघर्ष में आस्था है समकालीन कविता की। समकालीन कविता जन संघर्ष की बात करती है, वंचितों की बात करती है, आम आदमी की बात करती है, उनकी बात करती है जिनकी सांसों को आराम नहीं है। त्रिलोचन की पंक्ति है कि हिंदी की कविता उनकी कविता है जिनकी सांसों को आराम नहीं। तो समकालीन कविता उनकी बात करती है, और जब तक वह उनकी बात करती रहेगी जिनकी सांसों को आराम नहीं है,
जिनके घरों में 2 वक्त की रोटी का ठीक से इंतजाम नहीं है, समझिए कि समकालीन कविता जीवित रहेगी, समकालीन कविता महत्वपूर्ण रहेगी। जन सामान्य में जो उसका आत्मविश्वास है वह उसे महत्वपूर्ण बनाता है और बनाता रहेगा। जिस दिन वह इस पथ को छोड़ेगी उस दिन वह बाजार की चीज हो जाएगी, और बाजार की चीज आज है और कल नहीं रहेगी। बाजार में आप याद कीजिए 5 साल पहले जो चीज लुभाती थी आज नहीं लुभाती है, लेकिन मुक्तिबोध की कविता कल भी लुभाती थी, आज भी लुभाती है। हजारों साल पीछे के कवि हमें लुभाते हैं, इसीलिए लुभाते हैं कि उनका जो विश्वास है वंचित जनता में, उपेक्षित लोगों में, वह बहुत महत्वपूर्ण है, वह रेखांकित करने योग्य है। अंतिम आदमी की चिंता करते थे महात्मा गांधी, लोग भूलने लगे हुए। ये बड़ी बात है कि समकालीन कविता में जो लोग गांधीवादी नहीं हैं, कभी नहीं थे, वे भी गांधी जी के अंतिम आदमी की चिंता कर रहे हैं। और ये बड़ी प्रवृत्ति है, बड़ा गुण है समकालीन कविता का कि वो अंतिम आदमी की चिंता करती है। ये उम्मीद जताने वाली चीज है समकालीन कविता के संदर्भ में। आत्मालोचन की गहरी प्रवृत्ति है समकालीन कविता। 2, 4, 10 कवियों को छोड़ दीजिए जो आत्ममुक्त हैं, आपको दिखेंगे, जिनको आप पढ़ना शुरू कीजिए, जिन्हें महत्वपूर्ण कवियों के रूप में रेखांकित किया जा चुका है, कुछ नाम सामने आए, आप देखिए उनके वहां गहरी आत्मालोचना है। और जब हम आत्मालोचन की ओर बढ़ते हैं तो भीतर से प्रकाशित होते हैं, अंधेरा दूर होता है। तो समकालीन कविता कवियों के भीतर का भी अंधेरा दूर कर रही है और पाठकों के भीतर का भी अंधेरा दूर कर रही है। एक बड़ी चीज है, और इस नाते समकालीन कविता का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है, उसकी संभावना बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती है। तमाम जो राजनीतिक संदर्भ और पक्षधरता है वो भी उसे महत्वपूर्ण बनाता है। प्रेम कविताओं का एक दौर में की उपेक्षा हो गई थी प्रेम कविताओं। आप देखें 80 के दशक में बहुत कम प्रेम कविताएं हैं। यह कारण नहीं है कि ज्ञानेंद्रपति की ट्राम में एक याद, चेतना पारी कहाँ हो कैसी हो, कोलकाता का संदर्भ है इस कविता में, हम बंगाल के संगोष्ठी में बात कर रहे हैं। तो बहुत कम प्रेम कविताएं आई, लेकिन आप देखेंगे कि 90 के बाद के दौर में प्रेम की अच्छी कविताएं आई हैं, दाम्पत्य प्रेम की कविताएं आई हैं, और ऐसी प्रेम कविताएं आई हैं जिनमें स्त्री पुरुष के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है, और स्त्रियों की ओर से बहुत अच्छी प्रेम कविताएं आई हैं जिनमें साहचर्य का सम्मान है, जिनमें साहचर्य का सौंदर्य है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको देखा और समझा जाना चाहिए। ये कभी एक साथ लोकल और ग्लोबल, आजकल बड़ा मुहावरा है ना, इसको हम पहले जिस भाषा में कहते थे कि एक साथ स्थानीय और वैश्विक होने की कला, यानी कि जो कवि एक साथ स्थानीय भी है और वैश्विक भी है वो अधिक महत्वपूर्ण रच रहा है, और निश्चित तौर पर उसकी कविता एक बड़ी संभावना तैयार करती है। बिना स्थानीय हुए वैश्विक होने का कोई मतलब नहीं होता है, और अगर आप वैश्विक नहीं हो पाते हैं तो स्थानीयता अंततः आपको एक छोटे से दायरे में बांध कर रख देती है। तो बड़ा कवि वही है जो अपने अध्यवसाय से, जो अपनी राजनीतिक स्पष्टता से, राजनीतिक चेतना से, जनपक्षधरता से स्थानीयता और वैश्विकता के बीच एक सुंदर संयोजन तैयार करता है। और समकालीन कविता में एक कह सकते हैं आप बड़ा अंश ऐसे कवियों, इस जो वृत्त है समकालीन कविता का, उसका बड़ा अंश ऐसे कवियों ने तैयार किया है जो एक साथ वैश्विकता और स्थानीयता को साथ लेकर चलते हैं, यानी ग्लोबल भी हैं और लोकल भी हैं, लोकल भी हैं और ग्लोबल भी हैं, अलग अलग नहीं। अलग अलग होने का मतलब नहीं, बिना डोर के पतंग नहीं उड़ेगी। खाली डोर हाथ में हो, पतंग ना हो तो भी बात नहीं बनेगी, है ना, और डोर ना हो तो पतंग हवा में उड़ जाएगी। तो यही है कि अगर लोकल नहीं होंगे तो ग्लोबल का मतलब नहीं होगा, और ग्लोबल होंगे और लोकल यानी धरती नहीं होगी तलुओं के नीचे तो बात नहीं बनेगी। ये तमाम चीजें हैं। परिवार के प्रति गहरा भावबोध आया है समकालीन कविता में। एक दौर में उपेक्षा का भाव आ गया था 70 और 80 के दशक में कुछ कविताओं में, लेकिन बाद के कवियों ने घर का रास्ता लिया। मंगलेश डबराल के संग्रह का नाम है घर का रास्ता, और ये चीजें आनी शुरू हुई। तो ये कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता था कि ये सब बातें जो हैं वो समकालीन कविता
को महत्वपूर्ण बनाती हैं, हमें आश्वस्त करती हैं कि समकालीन कविता की संभावना बहुत बड़ी है, वो समाप्त होने वाली नहीं है। वो छंद में रहे न रहे, छंद वाली कविता में भी संभावना है और मुक्त छंद वाली कविता में भी संभावना है। कुछ चुनौतियां हैं जिनकी ओर कवियों को ध्यान देना होगा, यानी कल्पना पर जो प्रहार हो रहा है लगातार, उस ओर कवियों को देखना होगा कि कैसे उसकी रक्षा करें। पूंजीवाद उसको तहस नहस कर रहा है, उसको देखना होगा। संप्रेषणीयता के प्रश्न को कवियों को देखना होगा कि जो पढ़ने वाली कविता है वो सुनने लायक नहीं रह गई है, जो सुनने वाली कविता है वो पढ़ने लायक नहीं रह गई है, तो कैसे सुनने वाली कविता पढ़ने लायक और पढ़ने वाली कविता सुनने लायक बने, इस पर विचार करेंगे तो हिंदी कविता की संभावना और बड़ी बनेगी और अधिक होगी। लोकप्रियता का प्रश्न भी देखना होगा। लोकप्रिय होना गंभीरता का विलोम नहीं है। लोकप्रियता और गंभीरता एक दूसरे के साथ चलेंगे तो बड़ा वृत्त बनाएंगे, एक बड़ा दायरा निर्मित करेंगे। इसको कवियों को देखना होगा कि कैसे वो एक साथ गंभीरता और लोकप्रियता का संयोजन करें। अरुण कमल जैसे कवि, राजेश जोशी जैसे कवि हमारे पास उदाहरण है, पीछे नागार्जुन जैसे कवि हमारे पास इसके उदाहरण हैं। इसको हमें देखना होगा और देखना होगा। हिंदी की कविता ने लंबे समय तक जाति के प्रश्न को महत्वपूर्ण नहीं माना, वो वर्ग के प्रश्न में रही। जाति का प्रश्न महत्वपूर्ण हो चुका है, उसको ठीक ढंग से समझने की जरूरत है, अस्मिताओं को ठीक ढंग से समझने की जरूरत है। जो विमर्श आए हैं और धीरे धीरे ये देखना होगा कि ये अस्मिता विमर्श भी धीरे धीरे जो तमाम समस्याएं हैं, जब वो उनका निदान होने लगेगा तो एक वृत्त अपने आप बड़ा हो जाएगा और शायद हम तब विमर्शों से बाहर की भाषा में भी बात कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये छोटे छोटे वृत्त हैं, जब इनकी समस्याएं दूर होंगी, जिन वजहों से ये विमर्श आए हैं, जब वो वजहें समाज से समाप्त हो जाएंगी, चिंतन से समाप्त हो जाएंगी, तो ये वृत्त बड़ा होगा। और वही कि समकालीन हिंदी कविता अंततः मनुष्यता की रक्षा का उद्यम है, मनुष्यता की रक्षा और निर्वाह का उद्यम है। समकालीन हिंदी कविता स्व की नहीं, अन्य की बात करने वाली कविता है, अन्य पर फोकस करने वाली कविता है, दूसरे के सुख की चिंता करने वाली कविता है, दूसरे के संघर्ष के सौंदर्य को रेखांकित करने वाली कविता है। यह आत्ममुग्ध नहीं, संघर्ष में शामिल कविता है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज इस कालियागंज महाविद्यालय के इस संगोष्ठी में आप सबने मुझे याद किया, अध्यक्षीय वक्तव्य देने का अवसर दिया, आत्मीय मित्रों को सुनने का अवसर मिला। मैं आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ। आप सब बहुत थक गए होंगे, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आज की बातचीत को मैं यहीं समेटूं। फिर कभी मौका आया तो घंटे 2 घंटे समकालीन कविता पर बात करेंगे। बहुत सारे झाले हैं समकालीन कविता को लेकर, उन्हें साफ करना जरूरी है। बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद।